देखिए, चीन से बढ़े तनाव के बीच ताइवान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि चीन ने उसकी समुद्री सीमा का उल्लंघन कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है चीन पर। चीन ने समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है, ये कह रहा है ताइवान। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चीन ने तोड़ा है, ये आरोप लगा रहा है ताइवान। तो बाकायदा ताइवान की तरफ से बयान जारी करके चीन पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। कटघरे में चीन को खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर तनाव बरकरार है। ताइवान को लेकर स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है कि आमने सामने दो बड़ी महाशक्तियां दुनिया की, अमेरिका और चीन है। और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन के विरोध के बावजूद ताइवान पहुंची, ये अमेरिका की तरफ से चीन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके की दादागिरी चीन की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही थी ताइवान को लेकर, उस पर भी चीन को कड़ा जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि ताइवान ने कहा है चीन ने उसकी समुद्री सीमा का उल्लंघन कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप देख सकते हैं चीन से पत्रकार शुभम पॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह पल पल का अपडेट, हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले संजीव जी का रुख करते हैं। संजीव जी, ये जिस तरीके से अभी अभी बड़ी खबर आई है, ताइवान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया है, कुल मिलाकर ये हालात किस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर? जी देखिए रुमाना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना इसको लेकर के कुछ रिस्पांस जरूर करेगा। कुछ ऐसे मिलिट्री मनूवर्स जरूर वो करेगा कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी की विजिट का कुछ प्रतिवाद किया है। लेकिन ये जो चाइना का जो रिस्पांस है वो एक बियॉन्ड द पॉइंट नहीं होगा। ये बात भी स्पष्ट है क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका की जो पूरे उसका जो मिलिट्री पोस्चर है, जो उसकी शक्ति है, उससे चाइना अच्छी तरह से वाकिफ है कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन चाइना अपने देश की जनता को भी दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो जो धमकियां वगैरह दे रहा था उसका वो कुछ प्रतिवाद जरूर कर रहा है। इस तरीके के वो पोस्चरिंग जरूर करने की कोशिश करेगा जिससे कि मैसेज दिया जा सके कि उसने इस पूरी विजिट को बिल्कुल नापसंद किया है और उसने अपनी कुछ बातों को है अमल करके भी दिखाया है। लेकिन अमेरिका के द्वारा नैन्सी पेलोसी की विजिट को करा करके उनके द्वारा जो आज एड्रेस किया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि ताइवान और अमेरिका के साझा मूल्य हैं, जो पूरे ताइवान के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। नैन्सी पेलोसी ने जो बात कही, वन ऑफ द फ्रीएस्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड की बात कही, जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात अमेरिका कहता है, उसी बात को भी उन्होंने अपने एड्रेस में जो दोहराया है, उससे चाइना को बहुत ही क्लियर मैसेज गया है, लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है। बिल्कुल सर, नैन्सी पेलोसी ने जो ताइवान की संसद में बयान दिया है और जिस तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, उस पर मैं आगे आपके पास आऊंगी, विस्तार से हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर अभी अभी आई है कि ताइवान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़कर जो समुद्री सीमा है उसका उल्लंघन चीन की तरफ से किया गया है। सुबह जिस बात का जिक्र यहां पर संजीव श्रीवास्तव कर रहे थे कि साहब जवाब तो चीन देगा किसी न किसी रूप में, लेकिन वो जवाब बेहद कैलकुलेटेड अंदाज में होगा क्योंकि समझता है चीन अमेरिका की ताकत को भी। ऐसे में शुभम पॉल, चीन के मन में क्या होगा, किस तरीके से चीन चाल चलेगा जवाब देने के लिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए रोमाना, अभी चीन का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, अभी एक टाइम पे देंग शाओपिंग उनका जो लेजेंडरी लीडर थे, उनका पॉलिसी था हाइड एंड बाइट। आपका मूव जो है, अगला मूव उसको हाइड करके रखना और धीरे धीरे टाइम के हिसाब से थोड़ा स्लो करके धीरे धीरे असली वक्त का वेट करना अपना मूव अपनी चाल चलने के लिए। तो ये जो हाइड एंड बाइट पॉलिसी था उससे चीन काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अभी शी जिनपिंग के अंडर
चाइना पूरा असर्टिव पावर हो चुके हैं। एंड इस मामले में अभी हम देख रहे हैं कि चाइना जो इनका मेन मुद्दा है ताइवान इशू पे, वो है 2758 रेजोल्यूशन यूएन जनरल असेंबली का। तो चाइना का मानना है कि एज पर दैट यूएन में एक ही चाइना का जो यूएन का जो स्टेटस है दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसमें ताइवान का कोई मान्य नहीं रखते। बट चाइना यही मुद्दे पे अभी तक स्टैंड ले रहे हैं। बट ये भी देखना होगा, चाइना अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस महीने अगस्त में अभी चाइना प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं चाइना। तो उस बावजूद चाइना मेरे ख्याल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा अभी एटलीस्ट, जिससे मतलब कोई नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं वो नहीं उठाएगा, क्योंकि चाइना हमेशा उनका पावर तो है, बट वो ये भी बिलीव करते हैं कि हम दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करते, हम वी लव पीस, वी प्रमोट पीस। ये भी चाइना ये डिप्लोमेसी के जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर सोचे तो चाइना ये बरकरार रखते हैं। चाइना के बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, 14 कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्री उनके सबके साथ इनका डिस्प्यूट है, बट उसके बावजूद भी जैसे जापान को लेके कुछ आइलैंड्स को लेके इनका विवाद है, रशियन कुछ एरिया लेके भी इनका विवाद है, और साउथ चाइना सी में यूनिक्लोज का जो रूलिंग था उस हिसाब से चाइना के खिलाफ गए थे वो रूलिंग 3-4 साल पहले। तो अभी साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द यूएन, बट चाइना ये भी दिखाता है यूएन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन 2758 है जो 1970s में लिया गया था, जिसके बदौलत चाइना इज द ओनली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएन एट द यूएन। तो वो जो है तो चाइना इसीलिए अभी ट्रेड कुछ काफी सारे इंपोर्ट बैन किया, चाइना कस्टम्स लेवल पे चाइनीज कस्टम्स ने ताइवानीज प्रोडक्ट्स पे काफी बैन लगाए। तो अभी आई थिंक चाइना जो कर रहा है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है चाइना के हिसाब से तो वो करते रहेंगे। फिर देखा जाएगा मिलिट्री अटैक क्या पॉसिबल है। आई डोंट थिंक तो चाइना जो मैच्योर्ड कंट्री है उनका अपना इमेज भी बहुत मायने रखते हैं बाहर के दूसरे देशों में, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी चाइना पुराने हाइड एंड बाइट उस पे भी थोड़ा कुछ देर तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका असेसमेंट कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अभी के जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन और रशिया अभी भी एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। अभी अगस्त में 6 महीने हो जाएंगे उस युद्ध को शुरू हुए हुए, 24 फरवरी से वो युद्ध चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कर्नल दानवीर कि कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र शुभम भी यहां पर कर रहे थे और जो संजीव जी ने भी कहा कि रिस्पांस तो देगा चाइना, लेकिन बेहद कैलकुलेटेड रिस्पांस होगा। और अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्पांस सीधे अमेरिका को मैसेजिंग होगी या फिर फिलहाल जिस तरीके का चाइना का रिस्पांस होगा उसका खमियाजा ताइवान तक ही सीमित होगा? इनफैक्ट अमेरिका और चाइना के बीच में जो ये कंपटीशन चला हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करने का और डोमिनेट करने का, और स्पेशली साउथ चाइना सी को, तो उसका खामियाजा तो ताइवान को भी भुगतना पड़ेगा और साथ ही साथ और भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन मुल्कों के अंदर है इस समय? क्योंकि बात यूक्रेन के युद्ध को कनेक्ट करके बात रिसेशन की भी हो रही है। पूरी दुनिया इकोनॉमिकली बहुत ही टफ टाइम्स में गुजर रही है। फ्यूल क्राइसिस है, फूड ग्रेन क्राइसिस है, और जो सेंटिमेंटली ड्रिवन मार्केट्स हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस कम है, इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर ये रिस्क लेंगे कि कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन हो जिससे कि मार्केट और भी ज़्यादा गिरे, ट्रेड कम हो, और कंट्री लाइक चाइना वहाँ पर एक सोशल अनरेस्ट की स्थिति हो जाए? इनफैक्ट अभी बिकॉज ऑफ कोविड और उसके बाद जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी की रफ्तार स्लो हुई है, वहाँ पर सोशल अनरेस्ट की खबरें आ रही हैं, वहाँ पे एक अलग किस्म का तनाव भी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चाइना ये सिर्फ सांकेतिक तौर पर अमेरिका को मैसेज दे रहा है, कोई हार्ड पावर का इस्तेमाल करके और कोई टेंजिबल ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा वो ताइवान को लेकर, ये मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ऐसे में तो आशीष कुमार सिंह, अमेरिका जो है वो दुनिया को जो संदेश देना चाहता था अपनी सुप्रीमेसी का, वो देने में पूरी तरीके से कामयाब होता हुआ यहां पर नजर आएगा?
देखिए डिप्लोमेटिकली तो लगता है लेकिन जैसा कि कर्नल दानवीर कह रहे थे उससे थोड़ा सा मैं आपका अटेंशन इस ओर लाना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि चाइना को इस चेंज्ड एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल एटमॉस्फेयर में एक चीज़ देखिए, आप रीसेंट पास्ट को नोटिस करिए, चाइना को जहां पर ऐसा लगता है, कम से कम इस नए चाइना को विच इज़ लेड बाय शी जिनपिंग, कि जहां पर वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इम्पोज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। भारत के साथ करके दिखाया। गालवान में आप देखिए, गालवान वैली में चाइना की फोर्सेस ने क्या किया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फैक्टर प्ले करता है इंटेलिजेंस वगैरह भी। मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स अगर चाइना के पास ऐसे आते हैं कि यूक्रेन की ही तरह अमेरिका नैन्सी पेलोसी को भेज तो जरूर देता है, लेकिन अगर जंग की स्थिति आती है और अमेरिका डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करेगा, अपने फोर्सेस ऑन ग्राउंड नहीं उतारेगा, तो आप इस बात को रूल आउट ना करें कि चाइना बहुत सोच समझ करके ऐसा नहीं करेगा। संभव है कि वो ताइवान पर अपने आप को इंपोज करने के लिए एक बार फिर से कोई ना कोई मिलिट्री अटैक, भले ही वो सर्जिकल हो, लेकिन कर जरूर सकता है। निश्चित तौर पे बहुत से चीजें उनको फैक्टर इन करनी पड़ेंगी कि कितने देश उनके साथ खड़े रहेंगे या कितना अमेरिका के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आखिर उनको इनपुट्स क्या मिलते हैं, कि क्या अगर ऐसी स्थिति आती है, चाइना अग्रेशन करता है, तो अमेरिका अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर उतारेगा कि नहीं उतारेगा। अगर स्थिति यूक्रेन जैसी रहती है, अमेरिका कहता है कि हम बाहर से सपोर्ट देंगे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हम ब्रिंक पे आ चुके हैं। नैन्सी पेलोसी को वहां उतार देना अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, मुझे लगता है इट्स अ डिक्लेरेशन कि अब अमेरिका, देखिए माइंड इट, एक छोटी सी बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 79 तक लगातार 30 साल तक अमेरिका इस पोजीशन को रिकॉग्नाइज करता था, यानी ताइवान को रिकॉग्निशन देता था। लेकिन उसके बाद 43 साल बीत चुके हैं, अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था। पहली बार जमीन पर आप इस तरह के माहौल में नैन्सी पेलोसी को भेजते हैं और इतने अग्रेशन के साथ भेजते हैं, तो ये बिल्कुल रोमाना दिखाता है कि अब अमेरिका उस पोजीशन पर वापस जा रहा है। यानी जब वो 79 तक इनको रिकॉग्नाइज करते थे, ऐसे में चाइना कुछ भी कर सकता है। और मैंने फिर से आपको कहा, मैं फिर हवाला देता हूं रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, आखिर इंडिया के साथ क्या किया, ये दिखाता है कि चाइना को अगर ऐसा लगता है कि किसी देश पे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को वो इंपोज कर सकता है, तो वो करेगा। बिल्कुल। तो चीन का जवाब किस रूप में होगा, इस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजीव जी, जिस बात का जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे कि साहब 79 तक रिकॉग्निशन, उसके बाद जिस तरीके से एक वन चाइना पॉलिसी, उसी की तरफ आगे बढ़ता रहा अमेरिका, अब ऐसा क्या हुआ कि इतना अग्रेशन अमेरिका की तरफ से, और वो भी उन नैन्सी पेलोसी को भेजना ताइवान में, जो नैन्सी पेलोसी चीन को तो एक आंख नहीं भाती हैं सर, क्योंकि वो नैन्सी पेलोसी चीन की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा दौरा है नैन्सी पेलोसी का, इसकी कूटनीतिक राजनीतिक महत्व आपकी नजर में क्या है? जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला जो वर्तमान का चाइना है, वो अति महत्वाकांक्षी हो चुका है। जैसे कि हमारे कोलीग ने कहा कि वो पहले का चाइना जो था डेंग जियाओपिंग का, वो हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम की फिलॉसफी पर चलता था। लेकिन आज का जो शी जिनपिंग का चाइना है, उसे ऐसा लगता है कि उसका समय आ चुका है और वो चाइना ड्रीम को हासिल करने की बातें करते हैं। वो सन 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। 2049 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाना चाहते हैं। और उस अपने अति महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए आप जानते हैं कि चाइना जो है डिसेप्शन का भी सहारा लेता है। साम दाम दंड भेद सभी कुछ वो रणनीतियों को अडॉप्ट कर सकता है। चाइना इस तरीके के अथॉरिटेरियन प्रवृत्ति वाला राष्ट्र है। तो चाइना का ये जो एग्रेशन है, ये चाइना का जो एग्रेशन है, उसका जवाब है कि आज अमेरिका को इतना सख्त पोस्चर लेना पड़ रहा है। और अपनी जो एक थर्ड जो सबसे पावरफुल नेता की विजिट करा करके अमेरिका ने शी जिनपिंग को ये मैसेज दिया है कि यदि शी जिनपिंग ताइवान के अस्तित्व पर संकट पैदा करेंगे या वो इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को यदि खतरा पैदा करेंगे, तो अमेरिका उसका जवाब देने बहुत शानदार तरीके से आप दर्शकों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से चाइना का जो अग्रेशन था उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये कड़ा संदेश जो चीन को दिया गया है। अपनी जो संसद की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनको ताइवान भेजकर, बावजूद इसके कि चीन कड़ा विरोध कर रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।